नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउस रेंट अलाउंस से रिलेटेड जो एग्जम्पशन सैलरीड एम्प्लॉयज़ को मिलती है। तो उसमें बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्वेरीज होती है कि जैसे कि हम हमारे पेरेंट्स को रेंट पे कर सकते हैं क्या, हम हमारी वाइफ को रेंट पे कर सकते हैं क्या, होम लोन और एचआरए दोनों का एग्जम्पशन हम एक साथ में ले सकते हैं क्या, हम कैश में रेंट पे कर सकते हैं क्या, रेंट रिसिप्ट मैंडेटरी होती है एचआरए की एग्जम्पशन लेने के लिए, जो रेंट एग्रीमेंट आपको बनाना है वो कितने स्टाम्प का बनना चाहिए। तो अपन इससे रिलेटेड सारी की सारी क्वेरीज की बात करेंगे। मैंने एक ये वीडियो बनाई थी, इसके अंदर मैंने एचआरए से रिलेटेड जो इसका कैलकुलेशन पार्ट होता है, एग्जम्पशन कितना मिलता है, किस तरीके से मिलता है, विद एग्जाम्पल बहुत डिटेल में समझाया था। तो आप इस वीडियो को भी एक बार देख लेना और उससे रिलेटेड जो ये क्वेरीज आती है, जितने भी क्वेश्चंस है, तमाम क्वेश्चंस अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आप अगर एचआरए की एग्जम्पशन लेते हो तो आपके नोटिस आने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। और अगर बाई चांस आपको नोटिस आता भी है तो आप इजीली उसका रिप्लाई दे करके आपका जो केस है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, जो वीडियो में जितनी भी क्वेरीज है उनका जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उनका आंसर देने के पहले जो एचआरए की एग्जम्पशन है, देखो एचआरए इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, क्योंकि देखो जो बिजनेसमैन होता है ना, जो बिजनेस हेड में टैक्स भरता है, तो उनके पास तमाम सोर्सेज होते हैं टैक्स को सेव करने के, मतलब उनके पास 1 लाख तरीके हैं टैक्स को बचाने के लिए। पर जो एक सैलरीड एम्प्लॉई है उसके पास में बहुत कम तरीके हैं, मतलब चुनिंदा तरीके होते हैं। और उनमें भी जो तरीके होते हैं उनमें किसी में एक लिमिट है, कैपिंग लगी हुई है, जैसे एटीसी है, चैप्टर 6 के जितने डिडक्शन है तो एक कैपिंग लगी हुई है। तो एक एचआरए का एक एग्जम्पशन इस तरीके से डिजाइंड है कि इसके अंदर आप काफ़ी हद तक टैक्स को सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे लोग टैक्स प्लानिंग भी करते हैं, कहीं ना कहीं टैक्स इवेजन भी करते हैं। तो आगे जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे अराइज हो रहा है आपके दिमाग में, जिनका कि मैं आंसर दूंगा आगे वीडियो के अंदर। तो अगर आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, अगर आप टैक्स इवेजन कर रहे हो और अगर इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रख के उसको एज ए टैक्स प्लानिंग कन्वर्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर उन क्वेश्चंस में जो चीज़ें आ रही है और वो फिर भी टैक्स इवेजन की कैटेगरी में आ रहा है तो फिर आपको एचआरए एग्जम्पशन नहीं लेनी चाहिए, अगर प्रॉपरली आप टैक्स की चोरी करने के इंटेंशन से इसको कर रहे हो, क्योंकि आपको नोटिस आएगा और उसके बाद में आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट बाद में लगेगा। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे लोग जो क्लाइंट्स है वो पूछते हैं कि सर मेरा होम लोन चल रहा है और मैं एचआरए एग्जम्पशन भी मेरे को मिल रही है, तो क्या मैं दोनों को एक साथ क्लेम कर सकता हूँ? तो देखो, इसका सीधा और शॉर्टकट में जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कि मेरा घर बन रहा है इंदौर के अंदर और मैंने उसके एवज में एक होम लोन लेकर के रखा है, जिसमें कि मुझे ब्याज का डिडक्शन सेक्शन 24 में और प्रिंसिपल का डिडक्शन एटीसी में मिल जाता है। और मेरी जो जॉब है वो बेंगलोर में है और वहाँ पे मैं एक एकोमोडेशन में रहता हूँ, ठीक है। तो मैं एचआरए का डिडक्शन बेंगलोर वाले में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मैं रेंट पे करता हूँ तो उसका भी डिडक्शन लूँगा, और जो मेरा घर पे जो मेरा ये हाउस लोन है उसका भी डिडक्शन लूँगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो यह आता है कि क्या सर, जो हम रेंट पे कर रहे हैं और हम अगर हमारे पेरेंट्स को रेंट पे कर रहे हैं तो क्या हमें एचआरए की एग्जम्पशन मिलेगी? तो जी बिल्कुल मिलेगी। पर एक बात का ध्यान रखना कि जो वो घर है वो आपके नाम पे नहीं होना चाहिए, आपके पेरेंट्स के नाम पे होना चाहिए। और आपने रेंट एग्रीमेंट बनवा के रखा हो और आपने अगर आपके पेरेंट्स को रेंट पे करा है तो आपको एग्जम्पशन मिलेगी। अब इसी के अंदर दूसरा सवाल ये आता है कि सर, अगर मैंने जो रेंट पे करा है वो मेरी वाइफ को पे करा है और घर मेरे खुद के नाम पे है, तो क्या मेरे को एग्जम्पशन मिलेगी? तो इस केस में आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अब तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर, घर तो मेरे नाम पे है और मैं रेंट पे किसको कर रहा हूँ? मेरे पेरेंट्स को कर रहा हूँ और मैं उसी घर में रहा हूँ, तो क्या इस केस में मेरे को एग्जम्पशन मिलेगी? तो इस केस में भी अपने को कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। और चौथा क्वेश्चन ये आता है कि सर, घर जो है वो मेरी वाइफ के नाम पे है और मैंने रेंट पे करा है मेरी वाइफ को, तो क्या इस केस में मेरे को एग्जम्पशन मिलेगी? तो इस केस में आपको एग्जम्पशन मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो, सीधी सी बात है, लॉ में लिखा हुआ है कि जो रेसिडेंशियल अकोमोडेशन है, अगर असेसी के खुद के नाम पे, मतलब वो उस रेसिडेंशियल अकोमोडेशन को ओन कर रहा है, तो उसको एचआरए की एग्जम्पशन नहीं मिलती है। तो आप इसमें कोई सा भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठा सकते हो। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन सबके दिमाग में ये भी अराइज होता है कि सर, क्या मैंडेटरी है रेंट रिसिप्ट? मतलब कि जो रेंट की रिसिप्ट है लैंडलॉर्ड से आपको लेनी मैंडेटरी है अगर आपको एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम करनी है? तो देखो, अगर आप रेंट रिसिप्ट ले रहे हो और आपके एम्प्लॉयर को ले जाकर के आप वो जमा करवा रहे हो तो सीधी सी बात है, वो आपका जो टैक्स है, वो टीडीएस है, वो कम कट करेंगे, क्योंकि उसमें एचआरए आप क्लेम कर रहे हो। पर अगर आपके पास में रेंट रिसिप्ट नहीं है
तो क्या इस केस में आप एचआरए की एग्जाम्पशन ले सकते हो? तो देखो आपका टीडीएस तो डिडक्ट होएगा, पर जब आप अपना आईटीआर फाइल करोगे तो उस वहां पे आप अपनी जो एग्जाम्पशन है एचआरए की वो ले सकते हो। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन ये और अराइज होता है कि सर क्या हम अगर कैश में रेंट पे कर रहे हैं तो क्या उसमें मेरे को एचआरए की एग्जाम्पशन मिलेगी? देखो कैश में रेंट अगर आप पे कर रहे हो तो लॉ में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात यह है कि असेसिंग ऑफिसर को अगर उसने ये प्रूफ कर दिया कि ये कोई स्पैम ट्रांजैक्शन है, मतलब एक फेक ट्रांजैक्शन है, तो आपको एग्जाम्पशन नहीं देगा। अब जैसे कि मान लो आपने किसी को कैश में रेंट पे करा है, आपके पास में रेंट रिसिप्ट होना मैंडेटरी है। दूसरा, आपकी जो रेंट रिसिप्ट है उस पर एक रेवेन्यू स्टाम्प होना चाहिए। अगर आप 5,000 से ऊपर कैश का पेमेंट करते हो तो एक रेवेन्यू स्टाम्प लगता है, वो होना मैंडेटरी है। तीसरी चीज़, जो भी रेंट आपने कैश में पे कर रहा है विथ रेंट रिसिप्ट, वो उसके आईटीआर के अंदर शो होना चाहिए और उसको वो इनकम उसने वहां पे डिक्लेयर करी हुई होनी चाहिए। अब देखो इतने सब अरेंजमेंट करने के बाद भी क्या असेसिंग ऑफिसर मान जाएगा कि जो कैश में जो पेमेंट करा गया है वो जेन्युइन है और उसमें जो रेंट रिसिप्ट वगैरह जो हमने दी है, मतलब कि एक तरीके से टैक्स इवेजन तो नहीं हो रहा है? तो देखो अगर मान लो कि असेसिंग ऑफिसर किस तरीके से जेन्युइनिटी उसकी प्रूव करेगा, अगर मान लो आपने ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है अगर आपके रिलेटिव के बीच में, मतलब फादर मदर उनके बीच में वो ट्रांजेक्शन हुआ है, तो इस ट्रांजेक्शन को वहाँ पे प्रूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर अगर मान लो कि जो रेंट रिसिप्ट है उसमें जीएसटी डिडक्टेड है, मतलब कि जीएसटी वाली रेंट रिसिप्ट है, उसमें जीएसटी चार्ज करा हुआ है और आपने पेमेंट करा है, तब तो उसकी जेन्युइनिटी प्रूव हो जाएगी। दूसरी जेन्युइनिटी और कैसे प्रूव हो सकती है? मान लो कि आपका कोई रिलेशन नहीं है, मतलब लैंडलॉर्ड में और जो आप हो जो रेंट पे कर रहे हो, आप दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर आप कैश में पेमेंट कर भी रहे हो उनको तो वहाँ पे जेन्युइनिटी प्रूफ हो सकती है। पर इट इज़ हाईली एडवाइजेबल कि अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो आप वो ऑनलाइन मोड के थ्रू ही रेंट पे करो, जिससे कि उसकी जेन्युइनिटी ऑफ ट्रांजैक्शन प्रूव हो सके और आपको एग्जम्पशन इजीली मिल जाए। अब कुछ लोगों का सवाल ये आता है कि सर जो रेंट एग्रीमेंट है वो मतलब कि कितने स्टाम्प पे बनना चाहिए? मतलब कि कोई ना अगर मान लो कि 100 रुपये के स्टाम्प पे रेंट एग्रीमेंट बनवा दिया और वो तो क्या वो जेन्युइन रेंट एग्रीमेंट माना जाएगा? तो देखो ये एक एमपी एकोमोडेशन एक्ट होता है, एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 करके। तो ये स्टेट टू स्टेट इसकी स्टैम्प ड्यूटी वेरी करती है। जैसे कि मध्य प्रदेश है तो इसके अंदर 500 रुपीज़ का जो अगर रेंट एग्रीमेंट आप बनवा रहे हो स्टाम्प पे, और ये नोटराइज्ड होना चाहिए। ध्यान रखना ये रेंट एग्रीमेंट नोटराइज्ड भी होना चाहिए, तो इसको जेन्युइन माना जाता है। और ये रेंट एग्रीमेंट कितने महीने का रहेगा? विद नॉट मोर देन 11 मंथ, मतलब कि 11 महीने से कम का रहना चाहिए। अगर 11 महीने से ज़्यादा का है तो फिर वो एक लीज एग्रीमेंट हो जाता है और उसकी स्टैम्प ड्यूटी फिर उस तरीके से वेरी करती है। अब एक सवाल और आता है कि जो रेंट पे करा है अगर वो 1 लाख रुपए से ऊपर है, मतलब साल का अगर 1 लाख रुपए से ऊपर है रेंट, तो आपको आपके लैंडलॉर्ड का पैन नंबर वगैरह जो है वो सब डिपॉजिट का मतलब वो सब मतलब कि बताना पड़ेगा आपके एम्प्लॉयर को और उसके अकॉर्डिंगली वो टीडीएस डिडक्ट करेंगे। पर एक चीज़ इसमें और आती है कि अगर मान लो आपके जो लैंडलॉर्ड उनके पास पैन नंबर नहीं है, नहीं दे रहे हैं, तो बाकी उनकी जो केवाईसी डिटेल्स है वो आपको जमा करवानी है। और इस केस में आपकी एचआरए की एग्जम्पशन, मान लो अगर आप डिपॉजिट नहीं कर पाए एम्प्लॉयर को, तो इस केस में क्या आपकी एचआरए की एग्जम्पशन डिनाई हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है, वो आपका टीडीएस तो हायर मतलब ज़्यादा टीडीएस काट लेंगे। पर जब आप आईटीआर में एचआरए का जो मतलब आप मतलब एचआरए की एग्जम्पशन लोगे ना, तो फिर वहाँ पे आईटीआर में आपको रिफंड आ जाएगा। अब दोस्तों कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं एचआरए से रिलेटेड कि सब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर मेरी जो सैलरी स्लिप है उसमें एचआरए लिखा हुआ नहीं है, मतलब हाउस रेंट अलाउंस का वहाँ पे मेंशन नहीं करा हुआ। जैसे सैलरी, डियरनेस अलाउंस, एचआरए और नॉर्मल अलाउंस होता है, तो वहाँ पे एचआरए अलाउंस लिखा हुआ ही नहीं है और मैं रेंट पे कर रहा हूँ, तो क्या इस केस में मेरे को एचआरए की एग्जम्पशन मिलेगी? तो देखो जो मैंने वीडियो बताई थी, इस वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस करा था कि किन 3 क्राइटेरिया होते हैं। उन 3 क्राइटेरिया में से विच एवर इज लोअर, जो एक क्राइटेरिया जाता है उतनी एग्जम्पशन हमें मिलती है। तो उसमें एक क्राइटेरिया क्या होता है कि आपका हाउस रेंट अलाउंस आपकी सैलरी शीट में लिखा हुआ होना चाहिए। अब इस केस में आपका हाउस रेंट अलाउंस आपकी सैलरी शीट में कितना 0 लिखा है, और बाकी 2 क्राइटेरिया है कि एक रेंट पे -10% ऑफ सैलरी होना चाहिए आपका। तो आपने रेंट पे कर रहा है और 10% ऑफ सैलरी माइनस कर दिया तो ठीक है, यहाँ पे तो अमाउंट आ रहा है। और दूसरा क्राइटेरिया, तीसरा क्राइटेरिया होता है कि 40% या 50% ऑफ सैलरी होना चाहिए। तो 2 क्राइटेरिया में तो अमाउंट आ रहा है, पर एक जो तीसरा क्राइटेरिया है उसमें 0 लिखा हुआ आ रहा है, जिसमें कि हाउस रेंट अलाउंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन तीनों क्राइटेरिया में विच एवर इज लोअर आ जाएगा। तो इस केस में विच एवर इज लोअर कितना आया? 0 आया। तो इस केस में आपको एचआरए की एग्जम्पशन मिलेगी तो 0 है, मतलब नहीं मिलेगी।
तो इस बात का ध्यान रखना कि आपकी सैलरी शीट में HRA लिखा हुआ होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन और राइज होता है कि सर क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैंडेटरी है HRA की एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए? तो जी हाँ, बिल्कुल मैंडेटरी है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, और ये सैलरी हेड के अंदर ही आप HRA की एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप सैलरी कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप रेंट पे रह रहे हो और आपको कहीं से प्रोफेशनल फीस मिल रही है, मतलब कि वो कहाँ पे जा रहा है, आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन में जा रहा है, या फिर आपको कोई अदर सोर्सेज में कोई इनकम अर्न हो रही है, तो आप सैलरी हेड में आपकी इनकम को तो शो कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। मतलब आपका मान लो 194J में TDS डिडक्ट हो रहा है या फिर 194C में TDS डिडक्ट हो रहा है और आप कहीं पे रेंट पे रह रहे हो, तो आप उस चीज़ को तो शो कर नहीं सकते हो। तो इस केस में आपको HRA की एग्जम्पशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे। मैंने जो एक वीडियो बनाया था उसके कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें अराइज हुए थे, तो इन सब क्वेश्चंस का मैंने आपको जवाब दे दिया है। अब इसके अलावा आपके दिमाग में अगर कोई और क्वेश्चन हो, कोई और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चंस को लिख सकते हो। कोई प्रोफेशनल आपकी क्वेरी हो या कोई पर्सनलाइज क्वेरी हो, तो आप मेरी इस वेबसाइट पे विजिट कर लो और आप यहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। बाकी आप मेरे इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।